गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी, मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बंथरा, लखनऊ। आप सभी लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध एवं मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सभी बीएड द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं का अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। छात्रों, जैसा कि आप सभी से मैंने अपने पूर्व वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध के विषय में चर्चा की थी। आज ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से जिस टॉपिक पर आप सभी से मैं चर्चा करूंगा वह है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। एक प्रश्न बनता है आपके इस कोर्स में कि शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, अथवा शिक्षा और मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए या तो ये पूछ लेगा कि शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध स्पष्ट कीजिए, अथवा यह पूछ सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र स्पष्ट करिए। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। छात्रों, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के विषय में स्किनर ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान तथा प्रविधियां अर्थात तकनीकी आदि से संबंधित चीज़ें आ जाती हैं जो सीखने की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से समझाने तथा अत्यधिक निपुणता से यानी मास्टरी से निर्धारित करने से संबंधित है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार हैं। नंबर 1, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम वंशानुक्रम का अध्ययन करते हैं। आप सभी जानते हैं कि किसी भी बालक का विकास उसके वंशानुक्रम और पर्यावरण से निर्धारित होता है। तो वर्तमान में बालक की जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, उसकी चाहे उसका जो व्यवहार है या उसकी जो सीखने संबंधी व्यवहार हैं, इन सब का कारण बहुत कुछ उसके वंशानुक्रम से निर्धारित होता है। जैसे उसकी बुद्धि आदि के कारण सीखने में, स्मरण शक्ति में सहायता मिलती है। तो निश्चित रूप से सीखना, स्मरण करना, चिंतन शक्ति, तमाम सारी शक्तियाँ उसके वंशानुक्रम से निर्धारित होती हैं। यहाँ तक कि उसकी लंबाई, वृद्धि, विकास, समस्त चीज़ें उसके वंशानुक्रम पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करती हैं। और यही कारण है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत मनोविज्ञान का एक अध्ययन का विषय, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय बालक का वंशानुक्रम भी है। इसके अतिरिक्त विकास, दूसरा बालक के विकास से संबंधित यानी उसकी विकासात्मक जो अवस्थाएं हैं, चाहे शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, विकास संबंधी अवस्थाओं और अवस्था विशेष में होने वाली विशेषताओं के संबंध में शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक क्षेत्र बालकों के विकास संबंधी विकासात्मक विशेषताओं और विकासात्मक अवस्थाओं के विषय में ज्ञान करना भी होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हम सभी जानते हैं कि एक कक्षा में 30 से लेकर के 50 विद्यार्थी तक होते हैं और प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी अलग अलग व्यक्तिगत विशेषता होती है, अर्थात उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। और व्यक्तिगत भिन्नता की समझ या व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत एक शिक्षक करके बालकों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था कर पाने में पूरी तरह से सक्षम होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक क्षेत्र व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन करना भी है। इसके अतिरिक्त व्यक्तित्व, चौथा जो क्षेत्र है, व्यक्तित्व संबंधी अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत हम व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, व्यक्तित्व का वास्तविक अर्थ क्या होता है, व्यक्तित्व के अध्ययन संबंधी कौन कौन सी विधियां मनोविज्ञान ने दिया हुआ है, इसके अतिरिक्त व्यक्तित्व के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत कौन कौन से हैं, व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं, यह सब हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तित्व वाले
प्रकरण के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व भी शिक्षा मनोविज्ञान का एक क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट बालक, आज आप जान रहे हैं व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर हम कह सकते हैं कि विभिन्न आवश्यकताओं वाले बालक होते हैं। कोई हो सकता है कि प्रतिभाशाली बालक हो, कोई मंदबुद्धि हो, कोई शारीरिक रूप से अक्षम बालक हो सकते हैं, स्लो लर्नर हो सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग विशेष आवश्यकता वाले बालक यानी विशिष्ट बालक कक्षाओं में होते हैं। इन विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से करनी है, विशिष्ट बालक कहते किसे हैं, विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं, विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसी की जाए, इन विशिष्ट बालकों से संबंधित तमाम सारी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का निदान कैसे किया जाए, यह सब शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत विशिष्ट बालक के प्रकरण के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विशिष्ट बालकों का अध्ययन करना भी शिक्षा मनोविज्ञान का एक क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त अधिगम प्रक्रिया यानी लर्निंग प्रोसेस, इस क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान सीखना क्या है यानी सीखने का अर्थ और सीखने के प्रकार, सीखने की विभिन्न प्रकार की विधियाँ, सीखने के जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा सीखने के सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, पावलव का अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत, इसके अतिरिक्त हल्का पुनर्बलन सिद्धांत इत्यादि। इसके अतिरिक्त जो आपका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये सारे सीखने के सिद्धांत और सीखने में कौन कौन सी चीज़ें कारक के रूप में कार्य करती हैं, अभिप्रेरणा आदि का अध्ययन भी इसी के अंतर्गत हम करते हैं, जो सीखने के लिए प्रभाव डालती हैं। यानी अधिगम प्रक्रिया को कैसे सरल और सुगम बनाया जाए, इन सब चीज़ों का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत करते हैं। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट जो क्षेत्र है इसका पाठ्यक्रम का निर्माण, वर्तमान में बालकों की आवश्यकता के अनुसार उनकी क्षमता, उनकी रुचियों, उनकी योग्यताओं के विभिन्न स्तर पर जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है, विभिन्न स्तर के जो बालक होते हैं, विभिन्न स्तरों के बालकों की रुचियां अलग अलग होती हैं और इस प्रकार उनकी रुचियों आदि को ध्यान, उनकी मानसिक क्षमताओं आदि का ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर किस प्रकार से किया जाए, इन सब बातों का अध्ययन क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन, आज हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से, चाहे मैं हूँ चाहे आप हों, कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है पूरी तरह से। प्रत्येक व्यक्ति मानसिक रूप से कहीं ना कहीं अस्वस्थ है। तो मानसिक स्वास्थ्य कहते किसे हैं, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन कौन सी विधियाँ हो सकती हैं, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन कौन सी विधियाँ हो सकती हैं, इन सब का अध्ययन हम मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत करते हैं। इसके अतिरिक्त जो शिक्षण विधियाँ हैं, चाहे वो व्याख्यान विधि हो, चाहे वो प्रोजेक्ट मेथड हो, चाहे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हो, इसके अलावा पर्यटन विधि हो, किसी भी प्रकार की जो तमाम सारी शिक्षण विधियां हैं वो निश्चित रूप से तमाम सारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ही निर्मित किया जाता है। एक शिक्षक किस प्रकार की शिक्षण विधियों को अपनाएं और जिससे कि बालकों के सीखने की गति को सरल और सुगम बनाया जा सके, तो शिक्षण विधियों का अध्ययन भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत करना होता है। इसके अतिरिक्त निर्देशन एवं परामर्श, आप देखते हैं कि तमाम सारे बालकों को तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि एक शिक्षक होने के नाते ऐसे बालकों को वो गाइडेंस दे, ऐसे बालकों को वो परामर्श दे। तो निर्देशन और परामर्श भी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके द्वारा हम बालकों को उनके
कोर्स चयन से लेकर के, विषय चयन से लेकर के जॉब के चयन तक निर्देशन और परामर्श देते हैं। निश्चित रूप से शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत ही यह कार्य भी शामिल है। इसके अतिरिक्त मापन एवं मूल्यांकन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप जानते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बिना मापन और मूल्यांकन के संभव ही नहीं हो सकता है। मापन और मूल्यांकन के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के बालकों की आवश्यकता, क्षमता, रुचियों का अध्ययन करते हैं, जिसके आधार पर उनकी शिक्षा की व्यवस्था संभव हो सकती है। इसके अतिरिक्त समय समय पर सतत और व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से ऐसे बच्चों को पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है, जिससे बालक अपना सुधार करने के साथ साथ बालकों का सुधार करने के साथ साथ शिक्षक अपने में भी सुधार लाता है। यदि मापन और मूल्यांकन के माध्यम से कोई भी शिक्षण विधि उसको उपयुक्त नहीं लगती है, तो अपनी शिक्षण विधियों में, अपने सीखने के तरीकों में बदलाव ला सकता है, जो कि मापन और मूल्यांकन के माध्यम से ही पता चल सकता है कि वह इन सारी प्रक्रियाओं में कितना सफल है और कितना असफल है, और उसके अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था वो संपादित कर सकता है। इसके अतिरिक्त समूह गतिशीलता, हम अकेले कोई कार्य करते हैं तो उसकी एक गतिशीलता अलग होती है, कोई कार्य अगर हम समूह में करते हैं तो उसकी एक अलग गतिशीलता होती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम सामूहिक गतिशीलता क्या है, सामूहिक गतिशीलता के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, सामूहिक गतिशीलता स्थापित करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। इसके अतिरिक्त अनुसंधान, जैसे एक्शन रिसर्च, केस स्टडी आदि भी, इस तरह के छोटे छोटे अनुसंधान के अतिरिक्त तमाम बड़े रिसर्च के आधार पर भी शिक्षा से संबंधित तमाम सारी समस्याओं का निदान किया जाता है। तो हम कह सकते हैं अनुसंधान कार्य भी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त किशोरावस्था, वैसे तो प्रत्येक अवस्था अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक बहुत सारी समस्याओं से जूझते हैं। उन समस्याओं का निदान कैसे किया जाए, किशोरावस्था संबंधी कौन कौन सी इस प्रकार की विशेषताएं होती हैं, और उन विशेषताओं के अनुरूप बालकों को कैसे निर्देशित किया जाए, कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की जाए, कैसे उनको अभिप्रेरित किया जाए सीखने के लिए, कैसे उनके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखा जाए, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम किशोरावस्था के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। निश्चित रूप से शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक, शिक्षार्थी और सीखने की प्रक्रिया से संबंधित होता है। तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले कक्षा में मैं किसी एक नए टॉपिक, नए प्रकरण के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। धन्यवाद।